आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 3 पढ़ लिया होगा। हमने एक ही टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आज भी बच्चों एक ही टॉपिक पढ़ पाएंगे पूरी क्लास में, और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है वो 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। बच्चों तीनों इकोनॉमी के ऊपर हमने 3 बातें पढ़नी है। फर्स्ट उसके फीचर्स, सेकंड उसके मेरिट्स एंड थर्ड डीमेरिट्स। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या हैं बच्चों? फर्स्ट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है जिसके डिसीजन मेकिंग के ऊपर गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस किसके ऊपर नहीं करती? आप क्या गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो, क्या प्राइस डिसाइड करना चाहते हो, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग होगी उस पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो ये इसका फर्स्ट फीचर हो गया, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। सेकंड फीचर हो गया बच्चों इसका प्रॉफिट मोटिव। जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मेकिंग। अभी तक हम जितना भी हमने बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी या इकोनॉमिक्स पढ़ी, हमने यही देखा मेनली जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट मेकिंग करना। ठीक है, सेकंड मोटिव क्या हो गया इसका? सेकंड फीचर क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव। थर्ड पॉइंट हो गया राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। व्हाट इज राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी? हमारी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें बच्चों ज़्यादातर जो एंटरप्राइज होती हैं वो सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो सारी एंटरप्राइजेस होती है वो सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होती हैं, ठीक है, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो खुद की होती है, ओन। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होता। उसमें सारा का सारा शेयर किसका होता है? एक बिजनेसमैन का, एक एंटरप्रेन्योर का। पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में क्या डिफरेंस है? पब्लिक एंटरप्राइजेस में शेयर गवर्नमेंट का होता है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्राइजेस में शेयर किसका होता है? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर जो शेयर होगा 100% किसका होगा? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होगा, गवर्नमेंट की कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट का शेयर आ जाएगा तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी आ जाएगी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का शेयर नहीं होता, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मीन्स यू आर फ्री टू चूज व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस, व्हाट बिजनेस यू वांट टू डू। ठीक है, आप जो बिजनेस करना चाहते हो, जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप ज्वेलरी के शॉप खोलना चाहते हो, खोल सकते हो। आप ऑटोमोबाइल की शॉप खोलना चाहते हो, खोल सकते हो। आप मोबाइल की दुकान खोलना चाहो, खोल सकते हो। आपका जो मन करे आप वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, वो गुड्स सेल कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बात है, वो काम लीगल होना चाहिए। ठीक है, लीगल एक्टिविटीज अलाउड है, इलीगल एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कंज्यूमर सॉवरेंटी। कंज्यूमर सॉवरेंटी मीन्स कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, मतलब जो कंज्यूमर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली ही गुड्स प्रोड्यूस होंगी। अब भाई जब हमारा मोटिव है प्रॉफिट मोटिव, तो प्रॉफिट मोटिव कब सॉल्व होगा? जब हम कंज्यूमर को वो दे पाए जो कंज्यूमर चाहता है, तभी तो वो मनचाहे प्राइस हमें दे पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, व्हाट द कंज्यूमर वांट वी विल प्रोड्यूस एंड अकॉर्डिंगली वी विल सेल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, जो भी हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है इसमें जो भी काम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है। ठीक है,
जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है, तो जो रिचर होते हैं वो और ज़्यादा रिचर बन जाते हैं, लेकिन जो पुअर सेक्शन होता है वो और ज़्यादा पुअर होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुअर लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, सोशल वेलफेयर की बात हो ही नहीं रही, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग की बात हो रही है। इसलिए जो गैप होता है रिच और पुअर के बीच में वो बढ़ता जाता है और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हमारा इसका मेन फीचर हो जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जो भी मार्केट में प्राइस तय होंगे वो किससे तय होंगे? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट प्राइस को बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। मतलब आपने प्राइस अगर ज़्यादा चार्ज करे, गवर्नमेंट उसको कम नहीं करा सकती। ठीक है, मतलब अगर सामने वाला आपको 100 रुपये देना चाह रहा है तो आप 100 रुपये चार्ज कर सकते हो। ठीक है, अब 100 रुपये जो रिचर सेक्शन है वो अफोर्ड कर लेगा, जो पुअर सेक्शन है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, तो प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगला है इसका मेरिट्स। अब फायदे क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या फायदे होते हैं? पहला फायदा इनोवेशन। इनोवेशन क्यों होती है? क्योंकि मार्केट में स्टिफ कंपटीशन होता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में। ठीक है, अकेला मैं तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मेरे साथ में 10 और प्रोड्यूसर्स हैं जो वही सेम प्रोडक्ट, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मार्केट में प्रोडक्ट कब बिकेगा? मेरा मार्केट में प्रोडक्ट तब बिकेगा जब मेरे प्रोडक्ट में कुछ अलग खास बात होगी। ठीक है, तो उस अलग खास बात के लिए, उस क्वालिटी के लिए मैं कुछ ना कुछ नई इनोवेशन करता रहता हूँ, और मेरे इनोवेशन करने से मेरे साथ साथ पब्लिक का भी फायदा होता है। तो सबसे पहला फीचर इसका है इनोवेशन, मेरिट। सेकंड मेरिट है इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब इनोवेशन करता है एंटरप्रेन्योर तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करता है, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली रेज होता है। ठीक है, तो ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है, द एंटरप्रेन्योर, द बिजनेसमैन विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, हेल्दी गुड्स, ठीक है, विच विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर एंड विच विल रेज हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया इसका, सेकंड मेरिट हो गया इसका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब इसका थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे स्टिफ कंपटीशन है, हर कोई compete कर रहा है, compete करने के लिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, हाइजीनिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की जीडीपी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो हमारा जो इकोनॉमी है वो अपवर्ड मूव करने लगेगी। तो थर्ड मेरिट हो गया इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए बच्चों, हमारा फीचर्स हो गया, मेरिट्स हो गया, अब हम डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट है वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। वेल्थ इज सेंट्रलाइज्ड इन द फ्यू हैंड्स। अब वेल्थ सेंट्रलाइज्ड इन द फ्यू हैंड्स का मतलब क्या है? इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे पॉपुलेशन है हमारी 100 करोड़ और नेशनल इनकम है हमारी 50 करोड़। ठीक है, पॉपुलेशन है हमारी 100 करोड़ और नेशनल इनकम है हमारी 50 करोड़ की जगह मैं 500 करोड़ ले लेता हूँ। नेशनल इनकम हमारी 500 करोड़। ठीक है, तो मैं बात करूं 100 करोड़ में से जो 10 करोड़ है वो रिचर सेक्शन है और जो 90 करोड़ है वो पुअरर सेक्शन है। ठीक है, अब इस 10 करोड़ रिचर सेक्शन के पास 400 करोड़ की इनकम है।
और इस 90 करोड़ लोगों के पास 100 करोड़ की इनकम। तो इसे ही कहते हैं बच्चों वेल्थ इज सेंट्रलाइज्ड इन द फ्यू हैंड्स। 10 करोड़ लोगों के पास 400 करोड़ की कमाई है और 90 करोड़ के पास सिर्फ 100 करोड़ की कमाई है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेल्थ इन द फ्यू हैंड्स। अब सेकंड बात करते हैं नेग्लिजेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर हमारा जो मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड ड्यू टू द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंटरप्रेन्योर डज नॉट बिलीव इन सोशल वेलफेयर। तो यहाँ सोशल वेलफेयर को देखा नहीं जाता, पुअर लोगों की समस्याएं दूर करी नहीं जाती, सिर्फ उन्हीं कस्टमर की रिक्वेस्ट सॉल्व होती है जो रिचर्स हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं नेग्लिजेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। थर्ड है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, व्हाई इट इज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी? इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, गवर्नमेंट की कोई भी रेगुलेशंस नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट अपनी कुछ भी ऐसी पॉलिसीज, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी नहीं लाती जिससे हमारी इकोनॉमी को स्टेबल किया जाए। मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है, गवर्नमेंट ज़्यादा उसके अंदर अपनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं इम्पोज कर सकती। अगर गवर्नमेंट अपनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सके, गवर्नमेंट का अगर हाथ हो तो गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी को रोक सकती है। लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस देयर इज इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, तो थर्ड हो गया इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज कैसे होती है? अब एंटरप्रेन्योर, काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर एक साथ काम कर रहे हैं, 100 बिजनेसमैन है, सेम टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन 100 बिजनेसमैन में से सिर्फ 5 ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ब्रांडेड हैं। ठीक है, लोग कौन से गुड्स चाहते हैं? लोग गुड्स चाहते हैं ब्रांडेड गुड्स। ठीक है, तो ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, जो ब्रांडेड वाली कंपनीज हैं, ठीक है, इनकी धीरे धीरे क्या हो जाती है, मोनोपोली क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। इस वजह से ये प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, गुड्स में कॉस्ट की कटिंग भी कर लेते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इनकी मोनोपोली फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ये अपना जो प्रोडक्ट है वो रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, प्राइसेस बढ़ाने स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से सोशल वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हो गया फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। अब लास्ट पॉइंट की बात करें, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है? आप जानते हैं एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, और हर कोई काम करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के बावजूद यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसा क्यों होता है? मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में होता है जिसमें प्रॉफिट है। वो रिसोर्सेज उस गुड्स में प्रोड्यूस होने में बिल्कुल नहीं होते जो सोशल वेलफेयर के गुड्स हैं। एक ऐसी इकॉनमी जो सिर्फ लिमिटेड यूज कर रही है रिसोर्सेज का, ठीक है, इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी देयर इज अ लिमिटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सिर्फ कुछ टाइप के गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं उस रिसोर्सेज से, तो ये क्या है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसका फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसको हर टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने में यूज नहीं हो रहा, सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस करने के लिए उस रिसोर्सेज का यूज हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए किसके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को बच्चों याद रखना है आपको। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारा हो गया। अब हम अपनी दूसरी टाइप ऑफ इकोनॉमी पे चलते हैं, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन भाई जो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है,
तो इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल वेलफेयर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज सोशल वेलफेयर, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकंड है कलेक्टिव ओनरशिप। हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखा था, वहां पे जो एंटरप्राइज था, ठीक है, जो बिजनेसमैन था वो खुद प्रॉपर्टी ओन करता था, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप थी, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दो लोग मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है। जो ओनरशिप होती है वो दोनों के हाथ में होती है, सिर्फ बिजनेसमैन के हाथ में नहीं होती, लेकिन कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है। तो गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों मिल के काम करते हैं, इसलिए जो प्रॉपर्टी होती है उसकी जो ओनरशिप होती है वो कलेक्टिव होती है। तो डेट्स वाई कलेक्टिव ओनरशिप। थर्ड पॉइंट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या था, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा क्या है, सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव की वजह से जो इनकम होती है वो सबको बराबर मिलती है, इसलिए इनइक्वालिटी होने का सवाल नहीं उठता। तो इसलिए यहाँ पे जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इक्वल होती है। तो ना तो यहाँ पे ज़्यादा रिचर होते हैं, ना यहाँ पे ज़्यादा पुअरर होते हैं, तो सारे के सारे जो होते हैं एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए, फोर्थ पॉइंट है नो फ्रीडम ऑफ चॉइस। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस का मतलब हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पढ़ा था कि हमारी मर्जी है, एक एंटरप्रेन्योर की मर्जी है, वो जो बिजनेस करना चाहता है वो बिजनेस कर सकता है, जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही गुड्स प्रोड्यूस होगी इकोनॉमी के अंदर। तो आप भी वही बिजनेस कर सकते हो जो गवर्नमेंट चाहती है। और सबसे बड़ी बात देख लिया आपने, कलेक्टिव ओनरशिप है, तो गवर्नमेंट का शेयर रहेगा तो गवर्नमेंट की चलेगी, गवर्नमेंट बताएगी आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, आप कौन सा बिजनेस कर सकते हो, तो आप वही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, वही बिजनेस कर सकते हो। इसलिए आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है कि आप जो मर्जी वो बिजनेस कर सकते हो, जो मर्जी वो गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये चॉइस आपके पास नहीं है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइसेस कौन डिटरमाइन करता था, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मींस मार्केट डिटरमाइन करती थी। लेकिन यहाँ पे मार्केट डिटरमाइन नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पे डिटरमाइन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही ये तय कर रही है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, कौन सा बिजनेस कर रहा है, और गवर्नमेंट ही ये तय कर रही है कि प्राइसेस उसके क्या सेट होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब चलते हैं इसके मेरिट्स की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमने पढ़ ही लिया है, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, फायदे वाली चीज है, ठीक है, सबको बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है कोई नीचा नहीं है, सबको बराबरी की इनकम मिल रही है। तो इनके बीच में जो गैप है वो मिनिमम है बहुत, ठीक है। सेकेंड है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल जस्टिस। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोला, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल जस्टिस। आपने एक पॉइंट है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में हम ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वहाँ पे उनका मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होने की वजह से उनको अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रेफरेबल होगी तो वो कैपिटल इंटेंसिव करेंगे, लेबर इंटेंसिव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट का मोटिव है सोशल वेलफेयर, तो ये क्या चाहेगी, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ही हो, जो गुड्स प्रोड्यूस हो वो लेबर ही प्रोड्यूस करे, ठीक है। और हालांकि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी एक टाइप के गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मल्टीपल टाइप के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन हो रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब सबको बराबरी का हक मिलता है, ये नहीं कि किसी को ज़्यादा सैलरी मिल रही है किसी को कम सैलरी मिल रही है, ठीक है, वहाँ पे बराबरी का हक होता है सबको, ठीक है। तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल जस्टिस।
थर्ड पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो मोटिव हमारा सोशल वेलफेयर, तो गुड्स अकॉर्डिंगली कौन से प्रोड्यूस होते हैं? जो सोशल वेलफेयर की तरफ जाते हैं हमारे। तो जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो किस में डिप्लॉय हो रहे हैं? रिसोर्सेज हमारे डिप्लॉय हो रहे हैं जो पब्लिक वेलफेयर के गुड्स हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज पब्लिक वेलफेयर के गुड्स में लगते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज बिजनेस फ्लक्चुएशंस। हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन हमारी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल कर लेती है, ठीक है, थ्रू द फिस्कल पॉलिसी, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। इस वजह से यहाँ पे जो है बिजनेस फ्लक्चुएशंस कम होते हैं, मिनिमाइज बिजनेस फ्लक्चुएशंस। एंड लास्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ कंज्यूमर या लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर, तो सोसाइटी का वेलफेयर देखना है, और सोसाइटी में हमारे कंज्यूमर भी आ जाते हैं और हमारे लेबर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये ध्यान में रखती है कि कंज्यूमर के साथ कुछ गलत ना हो, लेबर के साथ कुछ गलत ना हो, तो इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इसका मेन पॉइंट हो गया प्रिवेंशन ऑफ कंज्यूमर एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। चलिए बच्चों, हमने मेरिट्स कर लिए, फीचर्स कर लिए, अब हम चलते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्यूरोक्रेसी। बच्चों ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें जो भी डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो लेते हैं वो किसके बिहाफ पे लेते हैं? रिप्रेजेंटेड ऑफिशियल्स के बिहाफ पे लेते हैं, रिप्रेजेंटेड पार्टी के बिहाफ पे लेते हैं। जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट को कंट्रोल्ड है, तो इसकी वजह से स्कैम्स, ब्राइबरी, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। जहाँ पे घोटाले होंगे, ठीक है, रिश्वतखोरी होगी, ठीक है, वो इकोनॉमी के लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा? धांधलेबाजी होगी, स्कैम्स होंगे, घोटाले होंगे, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं रहेगी। सेकेंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम किस चीज़ की रेस्ट्रिक्शन? फ्रीडम ऑफ चॉइस टू डू एनी बिजनेस, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ गुड्स। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। जो गवर्नमेंट चाहेगी उसी टाइप का बिजनेस करोगे, जो गवर्नमेंट चाहेगी उसी टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट है नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्क, ठीक है, नो एफिशिएंट फॉर एफिशिएंट वर्क। गवर्नमेंट में आप काम अच्छे करो, आप काम बुरा करो, ठीक है, पैसे उतने ही मिले, ठीक है। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हायर द हार्ड वर्क, हायर द प्रॉफिट, बट इन गवर्नमेंट इकोनॉमी, ठीक है, इन सोशलिस्ट इकोनॉमी काम कितना भी अच्छा कर लो या कितना ही बुरा कर लो, ठीक है, पैसे उतने ही मिलने। तो इसलिए लोग क्या होते हैं? लोग काम करना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो एफिशिएंट, नो इंसेंटिव फॉर एफिशिएंट वर्क या प्रॉफिट, तो अपने आप ही लोग ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें इंसेंटिव के लिए पे ऑफ नहीं मिलता, ठीक है। फोर्थ है रेस्ट्रिक्ट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट, लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट में जो डिसीजंस है वो कौन ले रही है? गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है क्या गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, ठीक है, क्या बिजनेस कर सकते हो आप, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की चॉइस काम नहीं करती, ठीक है। तो इसलिए ये इसका डीमेरिट है कि कंज्यूमर की चॉइस वर्क नहीं करती, कंज्यूमर इज नॉट द किंग ऑफ द मार्केट। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टेट मोनोपोलीज आर क्रिएटेड। स्टेट मोनोपोलीज आर क्रिएटेड जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती है, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, गवर्नमेंट हर चीज डिसाइड कर रही है, प्राइसेस डिटरमाइन कर रही है, आउटपुट डिसाइड कर रही है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास मोनोपोली अराइज हो जाए, कुछ रॉ मटेरियल उसी स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वो स्टेट अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दे, बाकी स्टेट को
देने से मना कर दे या बाकी स्टेट को रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए ज़्यादा पैसे चार्ज करे, तो स्टेट अपने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। तो ये इसका डीमेरिट है, ठीक है। तो स्टेट मोनोपोलीज आर क्रिएटेड। तो ये हो गए बच्चों इसके डीमेरिट्स। अब बच गया हमारा लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो मिक्स्ड इकोनॉमी और कर लेते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होगी? जिसमें कैपिटलिस्ट के कुछ फीचर्स होंगे और कुछ फीचर सोशलिस्ट होंगे, दोनों का मिक्स, ठीक है। चलिए फीचर्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो मतलब यहाँ गवर्नमेंट के बिजनेस भी चलते हैं और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस भी चलते हैं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का भी रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है। हमने क्या पढ़ा था, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर का मेन रोल होता है, पब्लिक में गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल होता है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर दोनों पहिए चलते हैं, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। इकोनॉमिक प्लानिंग की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को मिलके काम करना है, ठीक है। दोनों के मिलके इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, इसलिए यहाँ पे प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर जाके कोई प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा 5 ईयर प्लान्स। और गवर्नमेंट हमेशा ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के बारे में सोचती है, प्राइवेट सेक्टर को भी ध्यान में रख के अपने प्लान्स फॉर्मुलेट करती है। तो सेकंड पॉइंट हो गया इसका एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो सोशल वेलफेयर के साथ साथ बिजनेसमैन के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ध्यान रखती है, ठीक है। क्योंकि एक मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे ज़्यादा डिपेंड होती है अपने बिजनेस के ऊपर, ठीक है। तो वो चाहती हैं कि उनके बिजनेसमैन भी बढ़े, ठीक है, सोसाइटी का वेलफेयर भी हो और बिजनेस को भी फायदा हो, इसलिए मिलके काम करती है। तो इसलिए पॉजिटिव रोल ऑफ गवर्नमेंट। एंड फोर्थ फीचर इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। What is administered prices? Administered prices are those prices which are regulated by government authorities. For example, जैसे हमारी एग्रीकल्चर की मार्केट, वीट की मार्केट, राइस की मार्केट, ठीक है। जैसे हमारी पेट्रोकेमिकल्स की मार्केट, ONGC, ठीक है। तो इन मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं गवर्नमेंट के रेगुलेटेड प्राइसेस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस आर दोज प्राइसेस विच आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए हो गए इसके फीचर्स। अब चलते हैं मेरिट्स की तरफ। मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट है रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। What is rapid and balanced economic development? Rapid means fast and balance means जिसमें बराबरी हो। तो कैसे होता है? इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट मोटिव भी हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो रहा है और सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो रहा है। तो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। और क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत फास्ट होती है। तो इसलिए इसका फर्स्ट मेरिट है रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड पॉइंट है इसका रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज कैसे? क्योंकि पब्लिक सेक्टर, जो भी प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रहे हैं और जो हमारे पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या हो जाता है? बैलेंसिंग बन जाती है। बैलेंसिंग होने की वजह से जो इनइक्वालिटीज अराइज होती है प्राइवेट सेक्टर में वो रिड्यूस कर देती है पब्लिक सेक्टर, जिस वजह से इनइक्वालिटीज को क्या कर दिया जाता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। तो जो उसके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है, पुअर और रिचर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑटोमेटिकली गैप कम हो जाता है। तो इसका सेकंड मेरिट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एंड इन वेल्थ।
थर्ड पॉइंट है अवॉइड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अवॉइड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर पढ़ा था कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो होती है वो अनस्टेबल रहती है, ठीक है। फिर हमने सोशलिस्ट में पढ़ा कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है। और थर्ड हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है हमारा, जो अवॉइडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। तो इसके अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन गवर्नमेंट का रोल आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू क्या करती है, जो फ्लक्चुएशंस आती है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल कर देती है, ठीक है। तो इसका थर्ड पॉइंट हो गया अवॉइडिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इसके बाद इसके डीमेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू ऑपरेट, ठीक है। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, और मिलके भी काम कर रहे हैं और एक दूसरे के कंपटीशन में भी है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का एम है सोशल वेलफेयर, प्राइवेट सेक्टर का एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दोनों का एक साथ ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सेकंड है ब्यूरोक्रेसी, जहां पे गवर्नमेंट आएगा वहां पे ब्यूरोक्रेसी आएगा ही आएगा, ठीक है। वहां पे रिश्वतखोरी आएगी ही आएगी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया ब्यूरोक्रेसी। थर्ड हो गया डिस्करेजेस प्रोडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर। हमने ये बोला कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करते हैं, मिलके ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये लिखा है डिस्करेजेस प्रोडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर। कहाँ पे, जहाँ पे गुड्स पब्लिक सेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे अगर उसके कंपटीशन में प्राइवेट सेक्टर है तो लोग ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में फोकस करेंगे, लोग ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर वाले गुड्स प्रेफर करेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जैसे रेलवेज, ठीक है, रेलवेज हो गया, ठीक है। रेलवेज में क्या है, पब्लिक सेक्टर का है, ठीक है। और वही एयरवेज हो गया, एयरवेज प्राइवेट का भी है और पब्लिक का भी है, ठीक है। तो लोग कहाँ प्रेफर कर रहे हैं, जहाँ सस्ता है, और सस्ता कहाँ पे मिलेगा, सस्ता ज़्यादातर मिलता है पब्लिक के अंदर। तो मेजॉरिटी ऑफ जो पब्लिक होती है वो रिचर नहीं होती, तो वो किसके तरफ जाएगी, पब्लिक सेक्टर गुड्स की तरफ, ठीक है। तो इसलिए बोला डिस्करेजेस प्रोडक्शन इन प्राइवेट सेक्टर। लेकिन वही अगर कैपिटलिस्ट है तो कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का रहेगा तो प्राइवेट पे ही जाएंगे, गवर्नमेंट पे तो जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। एंड द लास्ट वन इज एक्सेसिव कंट्रोल एंड हैवी टैक्सेस प्रिवेल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस तो रहेगी रहेगी, इसलिए गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल रहेगा और हैवी टैक्सेस, ठीक है। इकोनॉमी को चलाने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए गवर्नमेंट मेनली रिलाई करती है टैक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो चाहे वो एंटरप्रेन्योर से ले, चाहे वो नॉर्मल पीपल से ले, मेनली टैक्सेस पे ही रिलाई करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा है एक्सेसिव कंट्रोल एंड हैवी टैक्सेस प्रिवेल। एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर टैक्सेस बहुत ही हाई रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए हमारे किसके, मिक्स्ड इकोनॉमी के। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको तीनों इकोनॉमी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिमेनिंग टॉपिक्स जो है नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू।